हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हमने कल की क्लास में देखा कि जीन पियाजे महोदय जी ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया उसको हमने डिटेल से जाना, और आज हम क्या करेंगे कि जितनी भी संज्ञानात्मक विकास की जो भी अवस्थाएं हैं, जो मुख्य 4 अवस्थाएं हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, उन 4 अवस्थाओं में से जो पहली अवस्था आती है वो है संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था यानी कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो है जन्म से लेकर 2 वर्ष। दूसरे नंबर पे जो अवस्था आती है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 7 वर्ष। तीसरे नंबर पे जो अवस्था आती है उसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 7 से 11 वर्ष। और जो चौथे नंबर पे अवस्था आती है वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका टाइम पीरियड है 11 से 15 वर्ष। यानी कि इन चारों अवस्थाओं के बारे में क्या बताया है, जीन पियाजे महोदय जी ने बताया है इन चारों अवस्थाओं की जो भी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से बच्चा ज्ञान का अर्जन करता है, प्रत्येक अवस्था में किस प्रकार से बच्चे के अंदर ज्ञान का विकास होता है, बच्चा क्या करता है, चीजों को पहचानता है, एक एक करके जोड़ता है और बाद में इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या करता है। इसी प्रकार से जीन पियाजे महोदय जी ने बच्चे को क्या बताया है, एक नन्हा वैज्ञानिक बताया है, यानी कि एक नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। यानी बच्चे के अंदर पहले विचारों का जन्म होता है और बाद में भाषा का विकास होता है। तो जो जीन पियाजे महोदय जी ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को विस्तृत रूप से बताया है, आज हम भी क्या करेंगे कि विस्तृत रूप से इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवेदी पेशी अवस्था, यानी जिसका टाइम पीरियड जो है वो जन्म से 2 वर्ष का माना जाता है। तो बालक जो अपनी इंद्रियों के अनुभव द्वारा इस अवस्था में, यानी जो संवेदी पेशी अवस्था है, तो इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के अनुभव द्वारा कुछ भी जो भी सीखता है वो किससे सीखता है, अपने इंद्रियों के अनुभव द्वारा पेशीय कार्य करके। ठीक है, पेशीय कार्य करके यानी कि इंद्रियों के अनुभव द्वारा, इंद्रियों के अनुभव प्लस पेशीय कार्य करके यानी कि बताया गया है कि जो संवेदी पेशी अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा के अंदर जो समझ विकसित होती है वो अनुभव द्वारा समझ विकसित होती है और पेशीय कार्य करके समझ विकसित होती है। जैसे कि किसी भी चीज को, जो भी उसके सामने कोई भी सामान पड़ा है, कोई भी खिलौना पड़ा है, तो उसको क्या करेगा, पहले देखेगा, देखने के बाद में उसे क्या करेगा, छुएगा। ठीक है, इस टाइप से जैसे कि क्या करेगा, अगर कोई भी सामान है तो उसको पैर से मारेगा, उस सामान को पैर से मारने की कोशिश करेगा, ढकेलने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, पेशी द्वारा, इंद्रियों द्वारा देखना, यानी कि आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है, ये सब हमारी इंद्रियां हैं। और इन इंद्रियों के प्रयोग द्वारा क्या करता है, वो समझ, यानी कि इन इंद्रियों की सूझ द्वारा यानी अनुभव द्वारा ये क्या करता है, समझ विकसित करता है। कोई भी चीज है, जैसे कि उसने टच कर लिया तो गर्म लगी उसे, तो वो क्या करेगा, उसे स्पर्श हुआ, उसने इंद्रियों के अनुभव द्वारा जान लिया कि ये चीज क्या है, खतरनाक है। तो इस टाइप से उसने क्या किया, समझ विकसित की। क्योंकि भाषा का विकास तो हुआ नहीं होता है बच्चे के अंदर, तो वो क्या करेगा, जो भी समझ विकसित करेगा वो इंद्रियों के द्वारा समझ विकसित करेगा और अनुभव के द्वारा वो समझ विकसित करता है। तो जैसे कि क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखेगा, फिर वो टच करेगा। ठीक है, किसी भी सामान को क्या करेगा, पैर मार के उसको दूर करने का प्रयास करेगा। तो इस टाइप से बच्चे के अंदर क्या होती है, समझ विकसित होती है। स्टार्टिंग में जो बालक होता है वो क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, जैसे कि अंगूठे को चूसते हुए देखा होगा आपने बच्चे को, तो वो बार बार क्या करेगा, मुंह में अंगूठा ले जाएगा, उसे बार बार चूसेगा। यानी कि स्टार्टिंग में बालक क्या करता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है और इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बालक। फिर उसके बाद क्या करता है, बाद में वो क्या करता है, एक पैटर्न द्वारा क्रियाओं को करता है। बाद में वो क्या करता है, एक पैटर्न में क्रियाओं को करता है,
जैसे कि कोई भी सामान उसने गिरा दिया, उसके हाथ से गिर गई तो क्या हुआ, आवाज सुनाई दी, और बार बार वो क्या करेगा, सामान को गिराएगा ताकि उसकी आवाज उसको बार बार सुनाई दे। तो पहले वो प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, बाद में वो क्या करता है कि पैटर्न द्वारा क्रियाएं करता है। जैसे कि किसी भी सामान को गिराया, उसके बाद में आवाज आई, बार बार वो क्या करेगा, सामान को ढकेल देगा, गिरा देगा ताकि बार बार उसको आवाज सुनाई दे। तो इस टाइप से आपने बच्चे को खुद भी देखा होगा, इस चीज को महसूस फील किया होगा। तो सबसे बड़ी इस अवस्था की जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है वो बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का संज्ञान होता है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है इस अवस्था में। वस्तु स्थायित्व का गुण क्या होता है, यानी कि संज्ञान होना। इसके द्वारा बालक यह जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। वस्तु स्थायित्व का संज्ञान, वस्तु स्थायित्व का संज्ञान होता है, यानी कि अगर कोई भी वस्तु बालक के सामने या कोई भी घटना बालक के सामने प्रेजेंट नहीं है, उपस्थित नहीं होती है, तब भी वे क्या होती हैं, देखी, सुनी और महसूस की जाती है। बालक को ये पता है कि वे देखी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं और महसूस की जाती हैं। यानी बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व, जो भी इमेज है वो स्टेबल इमेज बन गई है बच्चे के अंदर। बच्चे को पता है कि भूख लगने के बाद में, भूख जब लगेगी बच्चे को क्या है, रोने के बाद में उसको भोजन मिलेगा ही मिलेगा। उसके सामने कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन बच्चे को पता है कि अगर ये क्रिया करेंगे, रोने की क्रिया करेंगे, तो बच्चे के सामने क्या होगा, यानी बच्चे को भोजन की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है, वस्तु स्थायित्व। माँ के ना होने पर भी उसे पता है कि अगर मैं बिस्तर पे रोऊंगा तो माँ आके उसे उठा लेगी। तो ये क्या है, वस्तु स्थायित्व। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वस्तु स्थायित्व का संज्ञान होना, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, संवेदी पेशी अवस्था में, जिसका टाइम पीरियड है जन्म से 2 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता है। आप सीटेट और यूपीटेट के पेपर्स प्रीवियस ईयर के उठा के देखिए, अक्सर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वस्तु स्थायित्व वाला ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था और इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर पूछी जाती है और आपको ध्यान देना है। तो इस अवस्था में आपने देखा जो भी बच्चे के अंदर समझ विकसित होती है वो किस टाइप से होती है, अनुभव द्वारा या पेशीय कार्य करके। जब बच्चा बिस्तर पे बैठा होता है और कोई भी खिलौना उसके सामने बिस्तर पे पड़ा होता है तो वो बोल के नहीं मांगता है कि भाषा का प्रयोग करे, क्योंकि बच्चे के अंदर पहले भाषा नहीं आती। जीन प्याजे महोदय जी का मानना था कि बच्चे के अंदर पहले विचारों का जन्म होता है, बाद में भाषा विकसित होती है। तो बच्चा क्या करता है, जो भी चादर के ऊपर सामान पड़ा है, खिलौना पड़ा है, उसे क्या करेगा, चादर को खींच करके उस खिलौने को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो ये क्या है, पेशीय कार्य करके समझ विकसित करना। तो इसमें आपने इस अवस्था में देखा कि जो भी इंद्रियों के अनुभव द्वारा प्लस पेशीय कार्य करके समझ विकसित करता है, पैटर्न द्वारा सीखता है बच्चा, बार बार वो क्रियाएं करेगा, प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। और सबसे बड़ी उपलब्धि इस अवस्था की वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है, यानी कि जो सामान या जो घटना सामने प्रेजेंट नहीं है उस घटना को भी देखा, सुना या महसूस किया जा सकता है। ऐसा बच्चे के अंदर समझ विकसित हो चुकी होती है। तो इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि आप अवस्थाएं भी देख लीजिए, विशेषताएं भी देख लीजिए कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विशेषताएं, इस अवस्था की जो पहली विशेषता है, बच्चा रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। 2 माह तक के बच्चे को रंगों के बारे में नहीं पता रहता है कि कौन सा ब्लैक है, कौन सा व्हाइट है, कौन सा रेड है, कौन सा येलो है। तो इस टाइप से रंगों की पहचान बच्चे को नहीं पता होती, यानी कि रंगों की पहचान नहीं पता होती है, रंगों को नहीं पहचान पाता है, रंगों को पहचान नहीं पाता है। इस अवस्था की विशेषताओं में से अगर कोई भी वस्तु हिलती डुलती हुई
उसके सामने, बच्चे के सामने कोई भी वस्तु हिलती डुलती हुई दिखाई देती है तो बच्चा उसके प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। यानी कि देखा होगा कि जो बच्चा है, ज्यादातर बच्चे के जो झूले वगैरह देखे होंगे उसमें रोटेटिंग एलिमेंट्स यानी कि रोटेटिंग डिवाइसेस लगी रहती हैं और वो बच्चा क्या होता है, यानी कि वो रोटेट हो रही है, उसे क्या करेगा, कंसंट्रेशन के साथ में उसे देखेगा। तो जो कोई भी हिलती डुलती वस्तु होती है उसको वो क्या करता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। ये इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। किसी भी आवाज के प्रति आकर्षित होता है, कोई भी आवाज आ रही होगी तो बच्चा एकदम जैसे रो रहा है बच्चा, और उसके सामने कोई आप आवाज निकालने लगी, देखिए मीन्स छोटे बच्चों के खिलौने भी आवाज वाले आते हैं, और जैसे ही आप बजाने लगी उन खिलौनों को तो बच्चा क्या होता है, शांत होने की कोशिश, मीन्स शांत हो जाता है बच्चा, यानी आवाज के प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। और अगर कोई बहुत ही डरावनी या गंभीर आवाज बच्चे के सामने होती है तो वो क्या होता है, डर के रोने लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चा क्या करने, अगर आप कोई डरावनी आवाज निकालने की कोशिश कीजिए, आप डरावनी आवाज बच्चे के सामने निकालिए तो बच्चा क्या करेगा, डर के रोने लगता है। और कहीं से भी प्रकाश आ रहा है, जैसे कि आप लाइट बंद करके और अचानक से लाइट ऑन करिए या टॉर्च ऑन करिए तो बच्चा क्या करेगा, उसके प्रति सचेत हो जाएगा। जिधर से भी रोशनी आ रही होगी उधर ही उसी तरफ वो क्या करेगा, आकर्षित होगा, यानी सचेत हो जाएगा, देखने लगेगा, यानी कि जिधर से भी रोशनी आ रही होगी उधर की तरफ उसका कंसंट्रेट हो जाएगा, बच्चा ध्यान देने लगेगा, सचेत हो जाएगा। तो ये जो इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं थी, यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाता है बच्चा, हिलती डुलती वस्तु के प्रति आकर्षित होता है, किसी भी आवाज के प्रति आकर्षित होता है, गंभीर आवाज सामने प्रकट होती है तो बच्चा डर के रोने लगता है, और प्रकाश के प्रति क्या होता है, सचेत होता है। तो आपने देखा कि संवेदी पेशी अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, इसकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब हम नेक्स्ट अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसको हम 2 भागों में पढ़ेंगे, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक, अवस्था। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था के बारे में पहले हम जानेंगे, यानी कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अगर पूछता है एग्जामिनर कि इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि, यानी अंतर्दर्शी अवधि। अंतर्दर्शी अवधि यानी कि अगर ये अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष की है, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। और जो इसको जो डिवाइड किया गया है 2 भागों में, वो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था का जो समय है वो 2 से 4 वर्ष तक का है, 2 से 4 वर्ष तक का है, ये 2 से 4 वर्ष तक का माना गया है। और इसे 4 से 7 वर्ष तक, यानी कि इसके बाद की जो अंतर्दर्शी अवस्था है, इस अवस्था को 4 से 7 वर्ष तक का बताया गया है। तो पहले हम प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में जान लेते हैं। वस्तु सामने ना होने पर भी उसकी मानसिक छवि बन जाती है। कोई भी बच्चे ने वस्तु देखी और अगर वो वस्तु उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, तब भी बच्चे के अंदर क्या हुआ, मानसिक छवि बन गई। ठीक है, बच्चे के अंदर मानसिक छवि बन गई। जैसे कि आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा है, यानी कि अगर 2 से 7 वर्ष तक के बच्चे को अगर आप देखेंगे तो स्कूल में जाता है, टीचर की एक्टिविटी को नोट कर लेता है, मानसिक छवि बन जाती है। कभी कभी बच्चा खेल खेल में टीचर का रोल भी करने लगता है या मम्मी वाला रोल करने लगेगा, यानी उसके अंदर क्या हुआ, मानसिक छवि बन गई। उसे पता है कि टीचर किस टाइप से पढ़ाता है, किस टाइप से बच्चे को डांटता है, तो उसी टाइप से वो करने का प्रयास भी करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करेगा, यानी कि उसके अंदर क्या हो गया, मानसिक छवि बन जाती है इस अवस्था में। और आप देखेंगे कि भाषा का विस्तृत प्रयोग और
भाषा का विस्तृत प्रयोग और आभाषी क्रियाएं बच्चे में सांकेतिक विचारों के विकास को दर्शाती है। यानी कि बच्चा भाषा का विस्तृत प्रयोग करने लगता है, क्योंकि बच्चा एकदम इस अवस्था में ही भाषा सीखने लगता है, तो विस्तृत प्रयोग करता है और क्या करता है, जो भी आभाषी क्रियाएं करता है, यानी कि बिना भाषा की जो भी क्रियाएं करता है उनसे उसके सांकेतिक विचारों का विकास दिखाई देता है। क्या कर रहा है आप समझ सकते हैं, जो भी बच्चा कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा करना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। टीचर बन के अगर वो समझा रहा है तो आपको समझ में आएगा हाँ इस समय ये टीचर बन के पढ़ा रहा है। तो ये सांकेतिक विकास को दिखाता है। आभाषी यानी बोल अगर ना बोले तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप की विशेषताएं इस अवस्था में देखने को मिलती हैं। बच्चे को आपने देखा होगा कि लकड़ी को ही वो क्या करेगा, ट्रक बना के खेलेगा। ठीक है, आप देखेंगे कि बोल नहीं रहा है लेकिन उसने क्या किया, लकड़ी को ट्रक बनाया, ठीक है, उसी को चला रहा है। तो ये क्या है, उसके अंदर मानसिक छवि विकसित हो चुकी है, उस चीज की इमेज स्थायी रूप से बन चुकी है बच्चे के माइंड में, और वो क्या कर रहा है, उसी चीज का प्रयोग कर रहा है। तो आपने देखा कि जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है 2 से 4 वर्ष तक की जो अवधि है, इस अवधि के दौरान बच्चे के अंदर क्या होता है, मानसिक छवि यानी कोई भी वस्तु है उसकी मानसिक छवि बच्चा बना लेता है। भाषा का विस्तृत प्रयोग यानी कि और आभाषी क्रियाएं बच्चे में सांकेतिक विचारों के विकास को दर्शाती है। ठीक है, और एग्जाम्पल बताया है हमने कि जैसे लकड़ी है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, लकड़ी के प्रयोग द्वारा बच्चे लकड़ी को प्रयोग करेंगे, ट्रक बना के खेलेंगे, या छोटे छोटे बच्चे होंगे किसी भी मीन्स खिलौने को ऐसे खेलेंगे जैसे कि वो कोई रियल में हो। ठीक है, इस टाइप से खेलने लगेंगे, गुड़िया का प्रयोग करेंगे, उसका घर बना के खेलेंगे। तो आपने ये चीजें देखी होंगी। अब हम अंतरदर्शी अवधि के बारे में पढ़ेंगे जो कि 4 से 7 वर्ष तक की अवधि मानी जाती है। तो अंतरदर्शी अवधि यानी बच्चों में प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है। बच्चा क्या करेगा, आप कोई भी कहानी सुनाएंगे छोटे बच्चे को, यानी कि जो 4 से 7 वर्ष का बच्चा है, आप कहानी वगैरह सुनाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, बहुत सारे आगे जानने का प्रयास करेगा, उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होने लगता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, और बच्चा क्या करेगा, प्रश्नों को बार बार पूछेगा, इसमें ये क्या है, आगे क्या होगा, आप कोई भी चीज दिखाएंगे उसके बारे में वो जानने की कोशिश करेगा। तो क्या है, बच्चों में प्रारंभिक तर्क शक्ति आ जाती है और विभिन्न प्रश्नों को जानने की इच्छा होती है बच्चे के अंदर। अंतरदर्शी अवधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा इस अवधि में अपने ज्ञान व समझ के बारे में पूर्णतः जानते हैं। यानी कि इसे अंतरदर्शी अवधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी बच्चे के अंदर ज्ञान है, जो भी बच्चे के अंदर समझ है, वो क्या करते हैं, पूरी तरह से जान लेते हैं। इसी वजह से क्या है कि इसे अंतरदर्शी अवधि कहा जाता है। अंतरदर्शी मीन्स अपने अंदर जो भी समझ है, जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान और समझ को बच्चा पूर्णतः जान लेता है। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है, अंतरदर्शी अवधि कहा जाता है। जैसे कि बच्चे को आप माइनस सिखाइए, प्लस सिखाइए, गुणा सिखाइए, तो बच्चा इसे करने लगता है। ठीक है, बच्चा इसे क्या है, जान लेता है कि आपने जैसे कि माइनस करना सिखा दिया, प्लस एडिशन करना यानी सब्ट्रैक्शन करना सिखाया, एडिशन करना सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, डिवाइड सिखा दिया, तो बच्चा ये तो कर लेगा, सिंपल क्वेश्चन आप देंगे वो कर लेगा, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये अभी समझ विकसित नहीं होती है इस अवस्था में। तो बच्चे के अंदर क्या है, देखा कि आपने प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर मानसिक छवि का विकास होता है, यानी कि इमेज बन जाती है। कोई भी वस्तु देखता है बच्चे के अंदर इमेज बन जाती है, उसी वस्तु को क्या करता है उसे, यानी कि ट्रक देखा तो ट्रक को, वो लकड़ी को ट्रक बना के खेलने लगेगा, कुर्सी अगर है कुर्सी को वो क्या करेगा, रिक्शा बना के खेलने लगेगा। ठीक है, इस टाइप से बच्चा खेलने का प्रयास करता है। और अंतरदर्शी अवधि यानी कि जो 4 से 7 वर्ष तक की अवधि है, इस जो भी समझ है, जो भी बच्चे के अंदर समझ है, जो भी बच्चे के अंदर ज्ञान है, जो भी बच्चे के अंदर यानी कि अनुभव है, उसे वो क्या करता है, पूर्णतः जान लेता है। अगर इस अवस्था में आपने उसको सब्ट्रैक्शन सिखाया, मल्टीप्लिकेशन सिखाया, आपने एडिशन सिखाया, तो वो क्या करेगा, सिंपल तो प्रयोग कर लेता है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए, इतनी समझ बच्चे
के अंदर विकसित नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया। आपने देखा कि 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है और इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो क्या है कि जो भी मुख्य विशेषताएं हैं उनमें से कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, यानी बालक जो इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, यानी जो भी पड़ोसी बच्चे होते हैं पड़ोसी बच्चों के साथ में खेलने लगता है, खेलता है। देखा होगा इस छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं 2 से 7 वर्ष के बच्चे पार्कों में अक्सर खूब खेलते हैं, दौड़ते हैं, एक साथ मीन्स कई गेम्स खेलते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, बच्चा जो होता है वो पड़ोसी बच्चों के साथ में गेम्स खेलने लगता है, खिलौना बनाने लगता है। देखा होगा बच्चे क्या करेंगे, अगर मिट्टी मिल गई तो मिट्टी का खिलौना, क्ले वगैरह मिल गई तो उससे खिलौना बनाने लगेगा। तो खिलौना बनाना और खिलौनों से खेलना इस अवस्था की मुख्य विशेषता है, यानी कि खिलौना बनाएगा, ठीक है, खिलौना बनाना प्लस खेलना, यानी खिलौनों से क्या करेगा, वो खेलेगा। तो खिलौना बनाना, खिलौनों से खेलना इस अवस्था की क्या है, मुख्य विशेषता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, सही अनुपात में अंतर नहीं समझ पाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि अनुपात में अंतर की समझ नहीं होती है, यानी कि सही अनुपात में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लीटर पानी है और एक चौड़ा ग्लास है और एक पतला ग्लास है, आपने चौड़े ग्लास के अंदर भी 1 लीटर पानी डाला और पतले ग्लास के अंदर भी 1 लीटर पानी डाला, ठीक है, और आप बच्चे से पूछेंगे कि कौन सा पानी ज्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा, चौड़े ग्लास का पानी ज्यादा बताएगा। क्यों? क्योंकि अभी बच्चे के अंदर सही अनुपात स्पष्ट नहीं हो पाया, यानी कि अनुपात अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी कारण से वो 1 लीटर पानी, यानी जो बराबर मात्रा में दोनों ग्लासों में पानी है उसमें अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा और बच्चा चौड़े वाले ग्लास के अंदर जो भी पानी की मात्रा होगी उसको वो क्या कहेगा, अधिक बताएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि बच्चे के अंदर क्या है, अभी अनुपात का सही समझ विकसित नहीं हो पाई है बच्चे के अंदर। ये अवस्था जो होता है वो गणितीय अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि आप गणितीय चीजें सिखाएंगे, जैसे कि आपने प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप की जो भी गणितीय अवधारणा होती है बच्चे के अंदर यहीं से विकसित हो जाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है गणितीय अधिगम के लिए। तो गणितीय अधिगम के लिए यहीं से देखिए, ये मेजरमेंट, यानी कि अगर पानी है या आपने भार के रूप में पूछा बच्चे से अगर 1 किलो रुई है और 1 किलो लोहा है, तो आप बच्चे से पूछेंगे कौन सा ज्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा कि रुई ज्यादा दिख रही है, तो रुई को ज्यादा बता देगा। तो यहाँ पे क्या है, सही अनुपात स्पष्ट नहीं है बच्चे के अंदर, यानी कि अनुपात की समझ नहीं विकसित हुई है, इसी कारण से ऐसा बच्चा बोलेगा। तो यहाँ पे ये जो अवस्था है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये गणितीय अवधारणा, यानी कि गणितीय अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जाती है। यहीं से स्टार्टिंग होती है, प्लस सीखता है बच्चा, यानी ये प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कही जाती है। देखा होगा बच्चे जो प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जो उम्र होती है वो यही उम्र होती है, और उस समय क्या होता है, गणितीय अधिगम के लिए यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था भी कही जाती है। नई वस्तु को देखकर बच्चा क्या करता है, सोचता है और कल्पना करता है। कोई भी वस्तु देखी, कोई भी जानवर देखा, तो बच्चा क्या करेगा, उसको सोचेगा। अगर वो दिख गया कहीं पे तो पहले वाली वस्तु से उसकी क्या करेगा, तुलना करेगा
कल्पना करेगा कि हाँ ये शायद वही जानवर है। तो इस टाइप से बच्चा क्या करता है, कोई भी नई वस्तु देखेगा, कोई भी नया जानवर देख रहा है, कोई भी नया फल देख रहा है, पेड़ देख रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, उसके बारे में सोचेगा और उसकी क्या करता है, कल्पना करने लगता है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं इस अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, सजीवता का लक्षण क्या होता है, सजीवता का लक्षण, सजीवता का लक्षण इस अवस्था में दिखाई देता है। यानी कि अगर बच्चे को चोट लग गई दीवार से, तो क्या करेगा, दीवार को ही वो क्या करेगा, मारने लगेगा। ठीक है, अगर कुछ भी जैसे कि कोई भी वस्तु है उसे क्या करेगा, सही समझ के, खिलौने को, अपनी गुड़िया को अपनी सही यानी कि सजीव समझ के ही उससे बातें करने लगेगा। तो ये क्या है, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रमा को वो अक्सर चंदा मामा बोलने लगेगा, चंदा मामा। ठीक है, इस टाइप से वो क्या करेगा कि ये क्या है, एक विशेषता है, यानी सजीवता का लक्षण दिखाई देता है। गुड़िया से बात करना, ठीक है, उसे लगेगा कि ये हमारी फ्रेंड है, तो ये क्या है, सजीवता का लक्षण है। सही चित्र नहीं बना पाता है, आप बच्चे को देंगे तो वो उल्टा सीधा मुंह बना देगा, ठीक है, आंखें पता नहीं किस टाइप की, और बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन सही प्रकार से वो चित्र नहीं बना पाता है। याद रखिएगा, इस अवस्था की जो मुख्य विशेषता है वो सही से चित्र नहीं बना पाता है। मापन की अवधारणा का विकास होने लगता है, यानी कि अगर आप कहेंगे कि 1 गिलास पानी ले आओ, तो बच्चा 1 गिलास पानी ले आएगा। ठीक है, यानी कि मापन करने लगेगा। ये नहीं कि अगर आपने 1 गिलास पानी मंगाया है तो वो 1 गिलास पानी को समझेगा कि हाँ 1 गिलास पानी मंगाया गया है। यानी कि मापन से मतलब ये भी हो गया कि आपको 1 टॉफी चाहिए कि 2 टॉफी चाहिए, तो वो बताएगा कि हाँ मुझे इतनी टॉफियां चाहिए, चॉकलेट चाहिए, तो कितनी चाहिए, इस टाइप से। तो मापन से संबंधित जो भी समझ है वो विकसित हो चुकी होती है, थोड़ा बहुत आ चुका होता है बच्चे के अंदर, ये समझ विकसित हो चुकी होती है। तो विशेषताओं में बच्चा पड़ोसी बच्चों के साथ में खेल खेलता है, खिलौने बनाना, खिलौनों से खेलना पसंद करने लगता है। ये जो अवस्था है वो गणितीय अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। नई वस्तु को देख के क्या करेगा, सोचेगा, कल्पना विकसित करेगा, मापन की समझ आ जाती है बच्चे के अंदर, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं और सही चित्र ज्यादातर नहीं बना पाते हैं बच्चे। तो आपने देखा कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 7 से 11 ईयर्स, यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी संक्रियात्मक क्षमता या तार्किकता आ जाती है, यानी कोई भी सामने वस्तु दिखाई दे रही है, कोई भी वृक्ष दिखाई दे रहा है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उस पर तर्क वितर्क करने लगता है, यानी कि उसके अंदर तार्किक क्षमता का विकास होता है। किसी भी वस्तु को देखकर, कोई भी वस्तु है, कोई भी नई कार देखी उसने, तो उस पर वो तर्क करेगा। ठीक है, कोई भी सामने जो चीज दिखाई दे रही है, मूर्त का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट है उस पे बात करना, उस पे तर्क करना, यानी कि जो भी समस्या समाधान के लिए वो क्या करता है, जो भी मूर्त परिस्थितियों पर ही निर्भर रहता है, जो भी उसकी समस्याएं होंगी वो सामने जो भी वस्तु दिखाई दे रही है उसी पे वो क्या करता है, निर्भर रहता है। यानी कि जो अभी हम बात कर रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, यानी कि इसमें क्या होता है, जो भी सामने मूर्त वस्तुओं को देखकर, मूर्त वस्तुओं को देखकर तार्किक शक्ति का विकास होता है, तार्किक क्षमता आ जाती है। ठीक है, तार्किक क्षमता आ जाती है। बच्चा क्या करेगा, तर्क वितर्क करेगा, जो भी सामने मूर्त चीजें हैं, अगर कोई भी समस्या का समाधान करना होता है तो जो सामने प्रेजेंट है उसी पर वो क्या करता है, उसी पर ही वो निर्भर रहता है। ठीक है, जो भी सामने है, जो भी दिखाई नहीं दे रहा उस पे नहीं, जो सामने है उसी पे वो क्या करता है, निर्भर रहता है। आगे ध्यान दीजिएगा, जो भी इस अवस्था की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो भी मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो भी विशेषताएं हैं
इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विशेषताओं में सही अनुपात में अंतर स्पष्ट हो जाता है, यानी कि जो अनुपात में अंतर अभी तक नहीं हो रहा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यहाँ अनुपात में अंतर समझ जाता है, अनुपात में अंतर स्पष्ट करने लगता है, अंतर स्पष्ट करने लगता है। यानी कि अगर आपने बच्चे को 1 लीटर, चाहे वो चौड़ा ग्लास हो, 1 लीटर पानी चाहे वो चौड़े ग्लास में हो, 1 लीटर पानी चाहे वो पतले ग्लास में हो, अगर आप पूछेंगे किस में पानी ज्यादा है तो वो क्या कहेगा, बताएगा कि दोनों में पानी बराबर है। अगर आप 1 किलो रुई का वजन और 1 किलोग्राम लोहे के वजन में अंतर स्पष्ट करने के लिए बताएंगे तो वो बता देगा कि दोनों का वजन बराबर मात्रा में, यानी कि इसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर सही अनुपात का अंतर स्पष्ट हो जाता है। आरोही या अवरोही क्रम में बच्चा क्या करता है, ये समझ विकसित कर लेता है। कोई भी वस्तु आप छोटे से बड़े क्रम में, अगर आप कोई भी पजल गेम देते हैं, कोई भी आप सामान देते हैं और उसको आप कहते हैं आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही और अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में बच्चा क्या करता है, लगाने लगता है। ठीक है, कोई छोटा सामान होगा छोटे से बड़े के टर्म में लगा देगा, अरेंज कर देगा, और कोई बड़े से छोटे के टर्म में अगर आप कहेंगे तो वो क्या करेगा, उसे भी अरेंज कर देगा। तो आरोही अवरोही क्रम को क्या करता है, बच्चा समझने लगता है। ध्यान दीजिएगा आगे कि मानसिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है ये, यानी इस अवस्था में बहुत ज्यादा मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास की मानसिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है, महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। मानसिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था, यानी कि ये कौन सी महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है, ये जो अवस्था है ये प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययन करते हैं, यानी इस अवस्था में बच्चे प्राथमिक विद्यालय में होते हैं। प्राथमिक विद्यालय यानी कि जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इसी अवस्था में, यानी कि ये प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी कहलाती है। ठीक है, गणितीय सोच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कहाँ पे अप्लाई करना है, यानी कि जैसे कि उसने कोई सामान खरीदा, बच्चा गया दुकान पे, तो वो क्या करता है, गणितीय सोच कि हाँ इतने का सामान हुआ, खुद ही सोचने लगेगा, खुद ही जोड़ने लगेगा, खुद ही वो क्या करेगा, कितने रुपए अब बचने चाहिए, वो सोच विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर, सोच समझ आने लगती है बच्चे के अंदर। तो यानी गणितीय सोच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में क्रम, आकार, कोई भी वस्तु क्रम में लगाना है, आकार में, जैसे कि कोई गोल यानी कि कोई सर्कुलर शेप की है, कोई ट्रायंगुलर शेप की है, कोई स्क्वायर शेप की है, रेक्टेंगुलर शेप की है, तो यानी इन चीजों के बारे में भी बच्चे को बताया जाता है, समझ भी विकसित हो चुकी होती है। कोई भी अगर आप आकार या आकार की वस्तु देते हैं तो वो क्या करता है, समझ जाता है कि हाँ ये किस शेप की है, तो यानी कि क्रम में वस्तुओं को लगाने लगेगा। आकार की समझ आ जाती है, भार कि किसका भार ज्यादा है, किसका भार कम है, इसकी समझ विकसित हो जाती है बच्चे के अंदर। तो आपने देखा कि मूर्त वस्तुओं को देखकर ही वो तार्किक क्षमता विकसित होती है, यानी जो वस्तु सामने प्रेजेंट है उसी पे वो क्या करता है, तर्क वितर्क करता है। विशेषताओं में हमने जाना कि अनुपात में अंतर स्पष्ट हो जाता है, आरोही और अवरोही क्रम की समझ विकसित हो जाती है, मानसिक विकास की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है, गणितीय सोच का विकास होने लगता है, कहाँ पे अप्लाई करना है, किस टाइप से, इस टाइप से थोड़ी बहुत सोच विकसित होने लगती है। क्रम, आकार, भार आदि को क्या करता है, बच्चा समझने लगता है। अब हम बात करेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, उस चीज के बारे में अगर आप कल्पना करने लगे, तर्क वितर्क करने लगे, तो वो जो अवस्था होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का टाइम ड्यूरेशन है वो है 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। शायद मैंने अभी इसके पहले शायद मैंने गलती कर गई होंगी, शायद मैंने ये बोला गलत होगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी आपके सामने लिखा हुआ है 7 से 11 वर्ष,
11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को एक और अन्य नाम से जानते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको अगर अन्य नाम से जानते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो अवस्था है यानी चिंतन अधिक क्या होता है, अमूर्त होता है, यानी कि जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उस पे हम चिंतन करते हैं, ठीक है। अधिक क्रमबद्ध होता है, यानी कि कोई भी अगर हमारे सामने समस्या है तो हम क्रम से जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी जैसे कि बच्चे के सामने मैथ्स का क्वेश्चन है तो वो बच्चा क्या करेगा, सोचेगा दिमाग में कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। उसको अगर कोई भी फॉर्मूला है तो उसको अप्लाई करने की कोशिश करेगा बच्चा। तो क्रम से क्वेश्चन को समझेगा, क्रम से जानने का प्रयास करेगा और जो फॉर्मूला उसको चाहिए होता है उस समय वो उस फॉर्मूले को अप्लाई करता है, जो कि उसके सामने नहीं है उस समय, लेकिन वो अमूर्त रूप से चिंतन करने लगता है। तो यानी चिंतन अधिक अमूर्त होता है, अधिक क्रमबद्ध होता है और क्या होता है, तार्किक होता है। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन तार्किक होता है और क्या होता है, क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध होता है। एक के बाद एक सॉल्यूशन ढूंढना, यानी कोई भी समस्या है उसका क्रम से सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करता है बच्चा। तार्किक यानी जो चीज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है उस पर तर्क वितर्क करने लगता है, उसे क्या करता है, उस पर वो अपनी सोच और समझ विकसित करता है और क्या करता है कि अधिक बहुत अच्छे से उसको क्या करता है, यानी तर्क द्वारा उसे समझ लेता है, यानी जो सामने नहीं है उस पर भी वो तर्क द्वारा अपनी समझ विकसित कर लेता है। मौखिक कथनों की समस्या हल करने की क्षमता देखी जाती है, यानी जो भी आपने देखा होगा अभी तक जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन डायरेक्ट से प्लस माइनस करा रहे थे बच्चे से, जैसे कि बच्चे को आपने कहा कि 45 प्लस 48, ठीक है, तो बच्चे ने कर दिया 45 इंटू 48, इस टाइप से बच्चे ने कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि आप मौखिक प्रश्न अगर उसके सामने पूछेंगे या एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा क्या करेगा, जो भी आपने चैप्टर पढ़ाया है बच्चा आप अपने से सोच करके कि जो भी आपने कहानी का वर्णन, जो भी आपने चैप्टर का वर्णन किया है उसको क्या करेगा, समझ लेगा और आप उससे अपने से कोई भी क्वेश्चन बना के पूछेंगे उस पार्ट में से, उस लेसन में से, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने से सोच के अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। तो देखा कि जो चीज हमारे सामने नहीं प्रेजेंट है उस पे भी वो तर्क करने लगता है, यानी मौखिक कथनों की समस्या हल करने की क्षमता देखी जाती है। अगर आपने बच्चे को बोला कि अगर आपने रिलेशन बताया a = b है और एक आपने बताया b = c है और आपने रिलेशन पूछा कि b और c में रिलेशन क्या होगा, b c में क्या रिलेशन होगा, में संबंध बताइए, तो बच्चे के अंदर ये संबंध, ये क्या है, समझ विकसित हो चुकी होती है कि इसको कैसे हल करना है। अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है तो b की जगह पे क्या कर देंगे भाई, b c के बराबर तो b की जगह क्या कर देंगे, c। तो ये बच्चे के अंदर समझ विकसित हो चुकी होती है। आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड है 11 से 15 वर्ष। तो इसकी जो हम विशेषताएं देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यानी ये जो अवस्था होती है उच्च प्राथमिक कक्षा में बच्चा होता है, उच्च प्राथमिक कक्षा में। इस अवस्था में बच्चा कहाँ पे होता है, उच्च प्राथमिक कक्षा में होता है, ठीक है। बच्चा जो होता है वो उच्च प्राथमिक कक्षा में होता है। सोच के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप बच्चों से
कोई भी वस्तु के बारे में पूछते हैं, कुछ भी, जैसे कि कोई भी पेड़ उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो सामने नहीं है, भौतिक वस्तु उसके सामने नहीं है, तब भी वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। आपने मौखिक प्रश्न पूछे, आपने देखा होगा न्यूमेरिकल बेस्ड बच्चों के बुक्स उठाइए तो पहले डायरेक्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती थी और अब बच्चे के अंदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। यानी बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर जो भौतिक वस्तुएं हैं सामने प्रेजेंट नहीं है, तब भी बच्चा क्या करता है, समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। तो भौतिक वस्तु सामने ना होने पर भी उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगता है, बच्चों के अंदर समझ आ जाती है। जो भी गणितीय क्रियाओं, जैसे कि आपने जो भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं होती हैं, जैसे कि समय और दूरी, यानी बच्चा समय के बारे में जानने लगता है। आप पूछेंगे कि अगर यहाँ पे आपने क्या किया कि डिस्टेंस पूछी कि यहाँ से आपने देखा होगा कि 4 बराबर दूरी बटे समय, इस टाइप के बच्चों को फॉर्मूले बताए जाते हैं और बच्चा इन्हें अप्लाई करने लगता है। ठीक है, बच्चे के अंदर जो समझ है, दूरी की समझ, ठीक है, कौन सी जो प्लेस है वो कितनी दूरी पर है, कितना समय लगेगा उस प्लेस में पहुंचने पर, ठीक है, तो इस टाइप की समझ बच्चे के अंदर आ जाती है। अनुपात और समानुपात में अंतर स्पष्ट होता है, अनुपात के बारे में जानता है, समानुपात के बारे में बच्चा जानने लगता है, प्रतिशत के बारे में बच्चा जानता है, ज्यामिति के बारे में बच्चा जानने लगता है, मानचित्र, यानी बच्चे के अंदर क्या होता है, मानचित्र देखा करके पढ़ाइए, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया जाने लगता है, कौन सी मानचित्र दिखा के बच्चे को कौन सी प्लेस कहाँ पे है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इस टाइप के, यानी कि मानचित्र के माध्यम से आप बच्चों को क्या करते हैं, पढ़ाने लगते हैं। बच्चे के अंदर मानचित्र समझ में आने लगता है, बच्चा मानचित्र को देख करके वो पढ़ाई भी करने लगता है। देखा होगा बच्चे को एटलस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब क्या है, यानी कि ये सब अधिगम की वस्तुएं हैं, जो कि मानचित्र वगैरह अधिगम के लिए वस्तुएं हैं, और इन सब को देख करके बच्चा क्या होता है, इसके अंदर बच्चे के अंदर समझ आ जाती है और कार्य और कारण को समझने में सक्षम हो जाता है। यानी कि ये कार्य क्यों किया गया और इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा, ठीक है, इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा। जैसे कि स्कूल में अगर बाय चांस रेनी डे है, छुट्टी हो गई, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि हाँ, बारिश की वजह से हमारे यहाँ स्कूल में छुट्टी हो गई है, या कार्य के पीछे का क्या कारण है। ये तो ऐसे ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल था। तो कार्य और उसका जो कारण है उसके बारे में बच्चे के अंदर समझ विकसित हो जाती है। तो आपने देखा कि जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। इसी को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और बच्चा इस समय क्या होता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश कर चुका होता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर सामने प्रेजेंट नहीं है तो उस पर भी वो क्या करेगा, उस पर भी उसकी समझ विकसित हो चुकी होती है। अगर उससे रिलेटेड आप समस्या पूछते हैं, समस्या का समाधान पूछते हैं, तो वो उसका भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है और बच्चा ज्यादातर आंसर तक पहुंच जाता है। इसी जो ये टाइम ड्यूरेशन है, इसमें देखा होगा बच्चों की बुक्स आप मैथ्स की देखिए तो उसमें समानुपात, अनुपात, समानुपात, ज्यामिति के बारे में पढ़ाया जाता है, मानचित्र के बारे में बच्चे को पढ़ाने लगते हैं, प्रतिशत के बारे में समझ विकसित हो चुकी होती है बच्चे के अंदर, समय और दूरी के बारे में बच्चे के मैथ्स की बुक देखिएगा, उसमें चैप्टर्स भी दिए होते हैं। तो बच्चे के अंदर ये समझ विकसित हो रही होती है और विकसित हो चुकी होती है इस समय। और कार्य क्या है और कार्य क्यों किया गया, उसके पीछे का क्या कारण है, इसके बारे में भी बच्चे के अंदर समझ विकसित हो चुकी होती है। तो देखा कि जीन पियाजे महोदय जी ने, जो कि बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसमें जो भी मुख्य 4 विशेषताओं के बारे में बताया, मुख्य 4 अवस्थाओं के बारे में बताया, मुख्य 4 अवस्थाओं की क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में बताया। और इसमें जो मेन चीज बताई, इन्होंने ये बताया कि बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक बताया, बच्चे स्वयं विचारों का, यानी कि बच्चा क्या करता है, बच्चे के अंदर जो समझ विकसित होती है, पहले विचार आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर पहले क्या होता है, विचार आते हैं, बाद में भाषा का निर्माण होता है, बाद में भाषा विकसित होती है। इस पे इन्होंने जोर दिया।
और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यानी वातावरण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। तो आज की क्लास जो यहीं पर समाप्त होती है, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।